हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जूरिस्प्रूडेंस इज द आई ऑफ लॉ। बिकॉज ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस इन द फील्ड ऑफ लॉ इज कॉल्ड आई ऑफ लॉ। बोला है कि हम इम्पॉर्टेंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस को देखते हुए हम ये फाइंड करते हैं कि जो लॉ की फील्ड है जिसमें जूरिस्प्रूडेंस को एक आई ऑफ लॉ बोला जाता है। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे एक इंसान के लिए आइज़ का होना बहुत ज़रूरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है एक ह्यूमन बॉडी का आइज़, उसी प्रकार की लॉ की फील्ड में जूरिस्प्रूडेंस जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अनलेस अ मैन कैन सी थिंक प्रॉपरली ही कैन नॉट डू एनी वर्क। बोले जब जैसे कि उसी प्रकार यदि कोई पर्सन जिसकी आँखें काम नहीं करती, वो प्रॉपरली जो है वर्क नहीं कर सकता। उसी प्रकार जो जूरिस्प्रूडेंस है उसे आई ऑफ लॉ बोला जाता है। दैट जूरिस्प्रूडेंस जो है फंक्शन करता है, फंक्शन फॉर लॉ इन द सेम मैनर एज द आईज डू इन द ह्यूमन बॉडी। बोले उसी प्रकार काम करता है जिस प्रकार एक ह्यूमन बॉडी के लिए आइज़ का होना बहुत ज़रूरी है, उसी प्रकार से एक हमारी लॉ की फील्ड में जूरिस्प्रूडेंस की स्टडी करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक काम करता है हमारा जूरिस्प्रूडेंस आइज का इन द फील्ड ऑफ लॉ। ठीक है, इसीलिए हमें जूरिस्प्रूडेंस को क्या बोला जाता है, इज आई ऑफ लॉ। ठीक है, द मेन फंक्शन ऑफ द जूरिस्प्रूडेंस इज स्टडी द ऑर्गन ऑफ लॉ। मेन फंक्शन क्या है जूरिस्प्रूडेंस का, कि स्टडी करना क्या ऑर्गन है लॉ के, ये इट्स डेवलपमेंट एंड कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द सोसाइटी, कि जो लॉ की डेवलपमेंट है वो कैसी हो रही है, और ये जो लॉ जो बनाया गया लॉ है वो किस तरह से कंट्रीब्यूट करता है सोसाइटी में, मीन सोसाइटी के वेलफेयर के लिए किस तरह से काम कर रहा है, हमें जूरिस्प्रूडेंस बताता है। लॉ इज ओनली द नियरेस्ट एंड important aspect and the absence of which the existence of a peaceful and organized society cannot be imagined. Law are the basis of all nation activities, and the proper existence of the state is in the obedience of personal right and liability of the people. मेन ये प्रॉपरली ये बताता है हमें कि एग्जिस्टेंस जो है स्टेट की, जो कि बोला है ओबीडियंस ऑफ पर्सनल राइट है, और कुछ लाइबिलिटी है पीपल्स की, उनको किस तरह से फॉलो करना है, जो कि हर एक पर्सन को जो राइट दिए गए हैं और उनकी जो ड्यूटीज़ हैं, लाइबिलिटी हैं, उसे किस प्रकार से फॉलो करना है। और कंडक्ट ऑफ द नेशनल एक्टिविटीज़ जो है, जो कंडक्ट है नेशनल एक्टिविटी का, वो डिपेंड करता है ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ सॉलिड एंड परफेक्ट लॉ पर। ठीक है, और जो द मैटर जो कि रिलेट करता है वर्थ, बोले कोई भी मैटर हो गया जो कि रिलेट करता है वर्थ, मैरिज, डेथ, सक्सेशन, किसी भी तरह का मैटर हो गया, आर इक्वली कंट्रोल थ्रू न्यू लॉ, जो कि इक्वली कंट्रोल किया जाता है थ्रू लॉ। क्योंकि जैसे कि हम ले लेते हैं कि जब भी किसी की डेथ होती है तो हमारा सक्सेशन एक्ट जो है वो सामने आता है कि उसकी डेथ के बाद उसकी प्रॉपर्टी जो है वो किस तरह से डिवॉल्व होगी, या उसकी मैरिज होती है तो मैरिज से रिलेटेड क्या कानून बनाए गए, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो बच्चे के जन्म से रिलेटेड क्या कानून बनाए गए हैं, ये हमें बताता है हमारा जूरिस्प्रूडेंस। बोला है ये सब कुछ इन सभी लॉज की स्टडी को हम जूरिस्प्रूडेंस बोलते हैं। ठीक है, हेंस इट इज़ द एसेंशियल टू नो द करेक्ट बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ। इसलिए बोला ये एसेंशियल है कि हमें ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि करेक्ट बेसिक प्रिंसिपल क्या है लॉ का, विच आर कंटेन ओनली इन द जूरिस्प्रूडेंस। इट इज़ नेसेसरी दैट द people should have a sound knowledge of law, and which is possible only with the help of the jurisprudence. Therefore, jurisprudence having so much importance so the society and the rightly been called the eye of law. ठीक है, मीन हम जो क्या करते हैं, जैसे कि ह्यूमन बॉडी जो है वो एक आंख, जैसे उसकी आइज़ जो होती है किसी भी ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वैसे ही बोले लॉ की स्टडी करने के लिए आइज़ जो है इसी हमें हमारे जूरिस्प्रूडेंस
का पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए इसको आई ऑफ लॉ बोला गया है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन एंड काइंड ऑफ लॉ, कि काइंड्स ऑफ लॉ क्या है। बोला है फॉर अ प्रॉपर एंड लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ इट्स क्लासिफिकेशन बिकम नेसेसरी। बोला किसी भी, बोला हम प्रॉपर और लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए, यदि हम लॉ की प्रॉपर और लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग लेना चाहते हैं तो इसकी जो है क्लासिफिकेशन जो है वो बहुत नेसेसरी है। ये हेल्प करता है ग्रैप्स करने के लिए द प्रिंसिपल एंड द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द लीगल ऑर्डर। ये मेक्स करता है क्लियर एंड इंटर रिलेशन ऑफ रूल एंड देयर इफेक्ट ऑफ ऑन ईच अदर। इट्स हेल्प इन अरेंजिंग द रूल इन द कंसाइज एंड सिस्टमैटिक वे। ये हेल्प करता है अरेंज करना और कंसाइज करना और सिस्टमैटिक वे में किस प्रकार से हमारा कानून जो है वो काम करता है, ये हमें बताता है। और इट प्रेजेंट एन एनालिसिस फॉर द आर्किटेक्ट ऑफ लॉ एंड विच ग्रेटली हेल्प द कॉडिफिकेशन, जो कि कॉडिफिकेशन में हेल्प करता है हमारा आर्किटेक्ट ऑफ लॉ। मतलब जैसे कि हमारा डिफरेंट काइंड की लॉज हैं, जैसे सब्सटेंटिव लॉ हो गए, क्रिमिनल लॉ हो गए, कुछ सिविल कोड लॉ हो गए, वो क्या हमें बताते हैं, किस चीज़ का हेल्प करते हैं, कोडिफिकेशन की। हमने क्या किया है, कोडिफिकेशन किया है लॉ का, इसलिए हमने सिविल प्रोसीजर को अलग से कोडिफाई किया है, क्रिमिनल प्रोसीजर को अलग से कोडिफाई किया है, सब्सटेंटिव लॉ को अलग से, प्रोसीजर लॉ को अलग से। ये बताता है हमारे हमें कि क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ क्या है। ठीक है, और it is a great use for the lawyer, it help him to understanding the law। इसलिए बोला है इसका यूज़ जो है वो ग्रेट यूज़ किया जाता है लॉयर के द्वारा। ये हेल्प करता है जूरिस्प्रूडेंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ के बारे में। ठीक है, अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ क्या है। इज जर्नली फॉलोइंग पैटर्न सब्सटेंटिव लॉ, प्रोसीजर लॉ एंड फॉर्मल लॉ, जो कि हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि सब्सटेंटिव लॉ क्या होता है, प्रोसीजर लॉ क्या होता है, सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ क्या है, इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ क्या है, कॉडिफाइड लॉ एंड अनकॉडिफाइड लॉ क्या है। सब्सटेंटिव लॉ क्या होते हैं, ऐसे लॉ जो हमें बेयर प्रोविजन बताते हैं कि लॉ है क्या, जिसमें हमें एक सेक्शन वाइज प्रोविज़न दिए जाते हैं, कोई प्रोसीजर नहीं बताते। जैसे कि हमारे पेनल कोड हो गए, हमारे आईपीसी हो गया, और हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, हमारा हिंदू लॉ हो गया, वो हमें सिर्फ मेरे एक प्रोविज़न बताते हैं कि लॉ इस प्रकार का है, एक पर्सन को इस प्रकार से एक्ट करना है, इस प्रकार से नहीं करना है। जैसे हमारे हिंदू लॉ में हिंदू मैरिज से रिलेटेड जो है वो लॉ बनाए गए हैं, सक्सेशन से रिलेटेड लॉ बनाए गए कि एक पर्सन की मैरिज जो है इस प्रकार से होनी चाहिए, ये रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, और उसका वो मैरिज कब वैलिड है, कब वॉइड है, ये सब बताया है हमारे सब्सटेंटिव लॉ में, मतलब हिंदू लॉ में, वो है हमारा सब्सटेंटिव। उसी प्रकार से जैसे हम आईपीसी को पढ़ते हैं तो आईपीसी में क्या है, हमारा पेनल प्रोविजन दिए गए हैं कि ये पर्सन, यदि कोई पर्सन चोरी करता है तो उसके लिए ये ऑफेंस, ये पनिशमेंट है। ठीक है, यदि कोई पर्सन जो है मर्डर करता है उसके लिए ये पनिशमेंट है, लेकिन उसका प्रोसीजर यहाँ नहीं बताया गया, आईपीसी में नहीं बताया कि यदि कोई पर्सन चोरी करेगा तो उसको किस प्रकार से अरेस्ट किया जाएगा, किस प्रकार से उसका क्रिमिनल ट्रायल चलेगा, ये सब नहीं बताया। ये सब हम कहाँ पढ़ते हैं, प्रोसीजर लॉ में, जो कि हमें सीआरपीसी बताता है। ठीक है, इसीलिए जो एक सब्सटेंटिव लॉ कौन होते हैं, जो मेयर एक प्रोविजन देते हैं, ठीक है, वो कि लीगल राइट को बताते हैं। ठीक है, और रेमेडी को बताता है हमारा प्रोसीजर लॉ। ठीक है, जब प्रोसीजर लॉ होते हैं और जिन्हें फॉर्मल लॉ भी कहा जाता है, वो डील करते हैं एविडेंस एंड प्रोसीजर इन अ कोर्ट, कि कोर्ट में क्या प्रोसीजर है वो हमें बताता है प्रोसीजर। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारा सीपीसी सिविल केसेस एंड सीआरपीसी क्रिमिनल केसेस, एंड वी हैव ओवरऑल द सेम लॉ ऑफ एविडेंस इन अ सिविल केस। कि हम क्या करते हैं, जब भी हमारा, जैसे किसी पर्सन ने, फॉर एग्जांपल मैंने दिया कि हमारे आईपीसी में बताया है कि किसी पर्सन को ने कोई मर्डर किया है या चोरी की है, तो उसका जो ट्रायल है वो कैसे चलेगा, ये हमें बताया है प्रोसीजर। और उस पर्सन पर कैसे ट्रायल चलेगा, उसकी इन्वेस्टिगेशन कैसी होगी, उसके केसेस में एविडेंसेस क्या दिए जाएंगे, ये हमें बताया कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में। वी हैव ओवरऑल द सेम लॉ ऑफ एविडेंस इन द सिविल केसेस एंड द क्रिमिनल केसेस। ठीक है, बोला फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारा कंपनी लॉ, इंसॉल्वेंसी लॉ, इनसे। ठीक है, एंड बोला है ये डिफर करता है फ्रॉम द रूल ऑफ सब्सटेंटिव लॉ, एंड सब्सटेंटिव लॉ प्रिवेल करता है फॉर्मल लॉ, बिकॉज ऑफ ऑल द फॉर्मल लॉ डील विद द फॉर्म नॉट विद द स्पिरिट। अब बताते हैं सब्सटेंटिव लॉ क्या है, जो डिफाइन करते हैं हमारे राइट, और प्रोसीजर लॉ क्या है, जो डिटरमाइन करते हैं हमारी रेमेडीज। और सब्सटेंटिव लॉ क्या है, कंसर्न करते हैं विद द एंड एंड विच द एडमिनिस्ट्रेशन
ऑफ जस्टिस सीक्स एंड द प्रोसीजर लॉ क्या है, वो डील करता है मीन्स द इंस्ट्रूमेंट बाय विच, मतलब किस इंस्ट्रूमेंट से, बाय विच दीज एंड टू बी अटेन्ड, ठीक है। और प्रोसीजर लॉ क्या है, जो रेगुलेट करता है द कंडक्ट एंड द रिलेशन ऑफ कोर्ट। मीन जब हम सब्सटेंटिव में क्या करते हैं, वेयर प्रोविजन पढ़ते हैं, और जब हम जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए यदि हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पढ़ें तो वहाँ हमें बताया गया है कि ऑफर इस प्रकार से होगा, एक्सेप्टेंस इस प्रकार से होगी, हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा, और कौन कौन से बोला है, यदि कोई पर्सन है, कोई कॉन्ट्रैक्ट पार्टी है जो कि माइनर है या अनसाउंड माइंड है, तो वो जो होगा वो वॉइड होगा, वॉइडेबल होगा, ये सब हमें बताया गया हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। और ऐसा वहाँ नहीं बताया गया कि यदि कोई पर्सन उस कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच करता है तो हम कोर्ट में स्यू कैसे करेंगे, ये हमें बताया है प्रोसीजर लॉ में, ठीक है। इसीलिए बोला है जो प्रोसीजर लॉ होते हैं वो रेगुलेट करते हैं द कंडक्ट एंड रिलेशन ऑफ अ कोर्ट एंड लिटिगेंट in respect of their litigation, and itself substantive law determine their conduct and relation in respect of the matter of litigation, ठीक है। and the civil law and the criminal law, civil law क्या है, which is a part of imperative law and is a law of the land and is a forced by law, it's a code, ठीक है। मतलब सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ में नेक्स्ट हम जैसे हमने सब्सटेंटिव और प्रोसीजर पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे सिविल और क्रिमिनल की। सिविल लॉ क्या है, इट्स अ पार्ट ऑफ इम्पेरेटिव लॉ, जो कि इम्पेरेटिव लॉ है, और लॉ ऑफ लैंड है, इज अ फोर्स बाय द कोर्ट, जो कि फोर्स बाय द कोर्ट है। सिविल लॉ इज ऑल दैट बॉडी ऑफ अ प्रिंसिपल, सिविल लॉ क्या है, एक ऑल ऑफ द बॉडी ऑफ अ प्रिंसिपल है, और डिसीजन एंड एनेक्टमेंट मेड द पास्ट रिकॉग्नाइज्ड एंड approved by the legally constituted authorities and agencies in a state। बोला है जिसमें हमें क्या बताया है, मतलब ऐसा कोई लॉ जिसमें हमें क्या बताया है, ड्यूटीज लाइबिलिटी बिटवीन द स्टेट एंड द सिटीजन, ये जो कि इंटर से सिटीजन हो गए और अदर सिटीजन ऑफ द स्टेट हैं, ठीक है, इन सब का रिलेशन बताया गया है। तो मतलब उन सब का रिलेशन और उनकी ड्यूटीज एंड लाइबिलिटी और राइट के बारे में बताया गया है, तो वो होता है हमारा सिविल लॉ, ठीक है। जैसे कि sometime the expression civil law is used to convey the idea of the civil law in difference of the criminal and by the law of military, ठीक है। कि और एक सिंपल एग्जाम्पल से बताते हैं, समझाते हैं कि सिविल लॉ क्या होता है, एक ऐसा कोई लॉ जिसमें हमें पनिशमेंट नहीं दी गई होती है, जिसमें हमें एक मेयर क्या होता है, डेफेमेशन, जब भी कोई किसी पर्सन के साथ जैसे कि उसका कुछ उसकी प्रॉपर्टी को थोड़ा हार्म हो भी जाए तो उसको पनिशमेंट नहीं देनी पड़ती, उस केस में उसको जो है पनिशमेंट नहीं मिलती बल्कि डेफेमेशन मिलता है। यदि सिविल और क्रिमिनल केसेस में हम डिफरेंस देखें तो सिविल केसेस वो होते हैं जो कि हमारे लैंड से, रेवेन्यू से, इससे रिलेट करते हैं, और कभी भी यदि कोई पर्सन किसी की प्रॉपर्टी को हार्म करता है तो वो पर्सन क्या होता है, वो लाइबल होता है उसको कंपनसेशन देने के लिए, उसको पनिशमेंट नहीं देनी पड़ती। और जब हम क्रिमिनल केस देते हैं तो वहाँ पर उसको पनिशमेंट देनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यदि हम देख लेते हैं, यदि कोई पर्सन है, किसी पर्सन ने वहाँ चोरी करी है या मर्डर किया है तो उसको पनिशमेंट देनी पड़ती है, और पनिशमेंट देते हैं और फाइन देते हैं कि उसको क्या करना पड़ेगा, वो इम्प्रिजनमेंट मिलेगी, वो उसको जो है वो काटनी पड़ेगी, और साथ ही साथ उसको फाइन जो है इससे इम्पोज किया जाएगा। ये सब हमें बताया है सिविल और क्रिमिनल केसेस में, ठीक है। सिविल लॉ जो होते हैं वो इंक्लूड करते हैं, जो सिविल लॉ होते हैं वो इंक्लूड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड पब्लिक लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड इज अ लॉ दैट प्रोवाइड द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन अ कंट्री एंड that say how the executive and legislative and the judiciary are the function, ठीक है, and that determine the structure of the state and the location of a power and right and liability of the subject as also the obligation of the citizen and the consonance with the maintenance of solidity of the state, ठीक है। यही बताया कि सिंपल मतलब यही है कि सिविल केसेस में सिविल केसेस डील किए जाते हैं जो कि रिलेट करते हैं हमारे लैंड से, रेवेन्यू से, और जैसे कि हमारा टॉर्ट्स हो गया वो भी सिविल
रॉन्ग माना जाता है। मीन ऐसा यदि कोई पर्सन किसी की प्रॉपर्टी को हार्म भी कर दे तो उसको क्या करना पड़ता है, उसको कॉम्पनसेशन देना पड़ता है, उसको पनिशमेंट या फाइन नहीं देना पड़ता। और यदि यदि हम क्रिमिनल केस की बात करें तो उस पर प्रॉपर एक क्रिमिनल ट्रायल चलता है और पनिशमेंट जैसे कि हमारा आईपीसी हो गया जिसमें पनिशमेंट डिफाइन है, वो है हमारा क्रिमिनल लॉ। ठीक है, लॉ ऑफ क्राइम, जिसमें किसी पर्सन को, जब कोई पर्सन जो क्या करता है, कोई किसी भी पर्सन या उसकी प्रॉपर्टी को हार्म पहुंचाता है तो उसको पनिशमेंट दी जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एग्जीक्यूटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव लॉ इज अ लॉ इंक्लूडिंग द रूल कंसर्निंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सिविल लॉ के? यूनिफॉर्मिटी, टेरिटोरियल ऑफ द एप्लीकेशन एंड जनरलिटी of the application except in the case of the social special law and the attempted conformity with the principle of the justice and creation of the legal right and the recognition by the state of its agency. ठीक है, and criminal law जैसे कि हमने पहले बताया कि क्रिमिनल जो होते हैं वो डिफाइन करते हैं क्राइम एंड ऑफेंसेस को, उसे हम बोलते हैं क्रिमिनल लॉ। एंड पनिशमेंट देते हैं फॉर द देम एंड इट्स एम क्या है? प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द ऑफेंस। कि क्रिमिनल लॉ का क्या मेन पर्पस है? प्रिवेंट करना जो भी ऑफेंसेस हो रहे हैं उनको। ठीक है, थ्रू द पनिशमेंट। एंड क्रिमिनल लॉ जो है वो नेसेसरी है फॉर मेंटेनिंग द ऑर्डर एंड द पीस विद द स्टेट। कि क्रिमिनल लॉ जो है वो बहुत ज़रूरी होते हैं मेंटेन करने के लिए पीस ऑफ द स्टेट में। इन द सिविलाइज सोसाइटी द क्राइम इज अ रॉन्ग अगेंस्ट द सोसाइटी, देयरफॉर द स्टेट इज इनिशिएट द प्रोसीडिंग अगेंस्ट द ऑफेंडर एंड thus it is always a party in a criminal case and therefore the criminal is considered as a branch of public law। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, हमने सिविल और क्रिमिनल जो है वो देख लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा म्युनिसिपल और इंटरनेशनल लॉ क्या है। म्युनिसिपल लॉ स्टेट लॉ और नेशनल लॉ is the law of the state or the country and that respect of opposed to the international law। मीन म्यूनिसिपल लॉ किसे बोलते हैं? जो कि हमारे स्टेट और द कंट्री में, जैसे कि हमारे नेशनल लॉ होते हैं, जैसे जो हमारे इंडियन लॉ है जिसको हम पढ़ते हैं, जैसे हम कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, जो आईपीसी है, ये सब एप्लीकेबल कहाँ होता है? हमारे अपनी कंट्री में होता है, इसको हम म्यूनिसिपल लॉ बोलते हैं। और म्यूनिसिपल लॉ इज द law of sovereign over the individual or subject to the sovereign rule। it is a rule of law and by which the particular nation is governed, जो कि किसी particular nation में govern किया जाता है। and it is a rule of law, एक ऐसा rule of law जो कि particular nation के द्वारा govern किया जाता है and it is operated within the territory of the country। and the international law also called the law of nation and is a body of rule and which regulates mainly the mutual relations of the state and it is a made up party of the custom between the nations, conventions as a result of the national conferences and otherwise and international reciprocity। ठीक है, ये बात करता है, मतलब जो भी लॉ क्या हो गए हमारे इंडिया, जैसे कि अपनी कंट्रीज में जो एप्लीकेबल होते हैं उसको हम म्युनिसिपल लॉ बताते हैं। ठीक है, जो कि किसी पर्टिकुलर नेशन में गवर्न होते हैं, रूल ऑफ लॉ होते हैं, उसे हम बोलते हैं हमारा म्युनिसिपल लॉ। जो कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है, जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है वो क्या है? पब्लिक इंटरनेशनल लॉ इज अ बॉडी ऑफ रूल विच गवर्न द कंडक्ट ऑफ रिलेशन of the state and with each of the other is a reality speaking the term international law is used for the class of law is a private international law। कौन से हो गए? पब्लिक इंटरनेशनल लॉ वो होते हैं जो कि जैसे कि एक इंटरनेशनल लेवल के लॉ होते हैं जो कि पब्लिक को पर गवर्न किए जाते हैं, जो गवर्न करता है द कंडक्ट ऑफ द रिलेशन ऑफ द स्टेट, जो कि स्टेट्स पर इम्पोज होते हैं, जैसे कि हमारे इंडिया और जो अदर कंट्रीज़ हैं, जो हमारे नेबरिंग स्टेट कंट्रीज़ हैं, उन पर एप्लीकेबल होते हैं, उसको हम बोलते हैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। ठीक है,
और द प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ हो गए ऐसे रूल आर प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू द पिच ऑफ द केसेस हैविंग द फॉरेन एलिमेंट आर डिसाइडेड, फॉर एग्जांपल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है, वो होते हैं हमारे प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। और नेक्स्ट है कोडिफाइड और अनकोडिफाइड, यही हमारा लास्ट, नहीं अभी भी है लास्ट ऑफ द लीस्ट। कोडिफाइड एंड अनकोडिफाइड लॉ क्या होते हैं? अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, कोड मीन a systematic collection of statute, एक systematic collection of statute होता है and body of law so arrange as avoid inconsistency and overlapping the codification mean the promulgation, compilations and collection and systemization of the body of law in the coherent form by the authority of the state is competent to so, ठीक है। और कोडिफाइड और अनकोडिफाइड का सिंपल मतलब लेते हैं कि कोडिफाइड हो गया जो कि रिटन है और अनकोडिफाइड हो गया जो कि रिटन नहीं है, उसको हम अनकोडिफाइड बोलते हैं, ठीक है। इज द कोडिफाइड लॉ सर्टन सिंपल एंड रिजिड, जो कि रिजिड होता है। अनकोडिफाइड लॉ हो गया फ्लेक्सिबल इन नेचर होता है, जो कि एज अ जज इज बाउंड बाय द प्रेसिडेंट, जैसे कि हमारे जुडिशरी के जो हमारे जजेस के द्वारा दिए गए डिसीजन होते हैं उनको कहीं कोडिफाइड नहीं किया जब तक उनको एक बुक में, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा इंडियन पेनल कोड है, उसको बुक में रिटन नहीं किया जाएगा तब तक वो कोडिफाइड नहीं होती, तब तक वो अनकोडिफाइड है, ठीक है। यही है हमारा सिंपल मतलब। और इसके बाद हम ले लेते हैं पब्लिक लॉ कौन से हैं। इसमें कोडिफाइड और अनकोडिफाइड को हम ब्रीफ में जानते हैं कि पब्लिक लॉ कौन से होते हैं। द स्टेट एक्टिविटी आर लार्जली जो रेगुलेट करती है द पब्लिक लॉ को, जो डिटरमाइन करती है रेगुलेट द ऑर्गेनाइजेशन एंड द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट एंड डिटरमाइन द रिलेशन ऑफ द लॉ, रिलेशन ऑफ द स्टेट एंड विद इट्स सब्जेक्ट। बोला है पब्लिक लॉ वो लोग होते हैं जो कि जिनका कि रिलेशन होता है पब्लिक के साथ और स्टेट के साथ, जिससे हम बोलते हैं पब्लिक लॉ, जिसे 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इज मेंट दैट लॉ विच डिटरमाइन द नेचर एंड द स्टेट आर स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट। और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कौन से होंगे? ऐसे लॉ जो डील करते हैं स्ट्रक्चर, पावर एंड फंक्शन ऑर्गन्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द लिमिट ऑफ देयर पावर एंड मेथड एंड द प्रोसीजर फॉलोड बाय हिम, जो कि क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हैं उन पर, वो हमें बताता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ठीक है। और बोला है देयर पावर एंड फंक्शन, द मेथड बाय विच देयर power and function are controlled, including the legal remedies available to a person against them and when his right are infringed by the operation। कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हैं उनके फंक्शन, पावर और स्ट्रक्चर को बताता है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। क्रिमिनल लॉ क्या हो गया? जो क्रिमिनल लॉ जो डिफाइन क्या है, ऑफेंसेस एंड पनिशमेंट को डिफाइन करता है, उसे हम क्रिमिनल लॉ बोलते हैं। इसका मेन एम क्या होता है? प्रिवेंट करना जो भी पनिशमेंट ऑफ और ऑफेंसेस हैं, जो भी ऑफेंसेस हो रहे हैं उनको प्रिवेंट करना और उनको पनिशमेंट देना, और ये होता है हमारा क्रिमिनल लॉ का मेन एम। और क्रिमिनल लॉ क्या है? नेसेसरी है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ऑर्डर। एंड प्राइवेट लॉ कौन से हो गए? प्राइवेट लॉ हो गए ऐसे लॉ जो बोले दिस इज अ ब्रांच ऑफ लॉ रेगुलेट द एंड गवर्न द रिलेशन ऑफ द सिटीजन विद द ईच अदर, जो कि रिलेशन बनाते हैं बिटवीन द ईच अदर सिटीजन के बीच में। जैसे कि लॉ ऑफ प्रॉपर्टी है, जिसमें एक पर्सन को क्या है अपनी प्रॉपर्टी के लिए राइट है, ये हमें बताया जाता है लॉ ऑफ प्रॉपर्टी में, ठीक है। द पार्टी इन सच केस आर इंडिविजुअल एंड द स्टेट थ्रू इट्स जुडिशियल ऑर्गन एडजुडिकेट द matter in the dispute between them. And a journal classification is as follow: the law of property, law of person, law of property, law of obligation, conflict of law, contracts जो होते हैं, quasi contract जो होते हैं और tort होते हैं, जो कि होते हैं कि प्राइवेट रॉन्ग जो किसी पर्सन टू पर्सन पर डिपेंड करते हैं। जैसे किसी पर्सन ने क्या किया, जैसे 2 पार्टीज मिलकर क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो वो ऐसा लॉ जो होता है ये एप्लीकेबल, यदि वो उस पर्सन ने केस करना हो, यदि कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर देता है और केस करना हो, तो वो सारी सोसाइटी पर तो नहीं केस करता, वो उसी पर्सन पर करेगा ना जो उसका जिस पर्सन ने उसकी कॉन्ट्रैक्ट का इन्फ्रिंजमेंट किया हुआ है, ठीक है। ये हमें बताता है प्राइवेट लॉ।
ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट, जिसमें हमने सब्सटेंटिव लॉ, प्रोसीजर लॉ, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, इन सभी में डिफरेंसेस को देख लिया है। ठीक है, यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और इसी के साथ मैं आपको बताती चलूँ कि मेरा ये जो लॉ लर्निंग स्कूल जो चैनल है उसमें मैंने सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बनाई है। यदि आप इन वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं बताती चलूँ कि मैंने जैसे यूजीसी नेट का जो न्यू एग्ज़ाम जो फॉर्म है वो निकले हुए हैं, तो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि यहाँ मैंने सॉरी यहाँ थोड़ी नेटवर्क की प्रॉब्लम है, बट आप यदि ये यूजीसी नेट वाली प्लेलिस्ट को ओपन करके देखेंगे, इसमें मैंने 4 लेक्चर जो है वो अपलोड कर दिए हैं। यदि आप भी यूजीसी नेट का पेपर देने वाले हैं और आपका सेकंड पेपर जो है वो लॉ है, तो आप यहाँ विजिट कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ it's video or helpful, then do like, share and subscribe. Press the bell icon for further notification.